हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी बेदर्द इश्क भाग 2 है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी और आपने इसका भाग 1 नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए ताकि आपको आगे की कहानी अच्छे से समझ में आए। इधर होस्ट ने सभी का स्वागत किया और मिस्टर कार्तिक मेहरा को यंगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला। अवार्ड लेने के बाद मिस्टर कार्तिक ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, थैंक यू, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत लोगों का हाथ है। माई होल फैमिली, माई फ्रेंड्स, मेरे फैंस, मीरा जिसने मुझे हमेशा समझा और सबसे खास। कहते कहते वो चुप हो गया। उसकी नम आंखें बहुत कुछ बता रही थी। सभी हैरानी से उसे देखने लगे, लेकिन जल्दी से ही उसने खुद को संभाला और कहा, सबसे खास यानी कि मैं खुद हूँ, तो थैंक्स टू मी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी हंसने लगे और तालियां बजने लगी। मीरा बोली, कॉन्ग्रेट्स कार्तिक एंड थैंक यू, तुमने आज मुझे अपने सक्सेस का थोड़ा क्रेडिट देकर अपना ऋणी बना लिया। अच्छा लगा कि तुम मुझे अपनी लाइफ का हिस्सा समझते हो। कार्तिक बोला, तुम बहुत खास हो मीरा, मेरी डॉक्टर के साथ साथ मेरी दोस्त भी हो। मैंने तो खुद को खो दिया था, लेकिन तुमने मुझे खुद से मिलाया है, इसलिए तुम्हें थैंक यू एंड सॉरी। सॉरी किस बात की? मीरा ने पूछा। कल तुमने मुझे कितनी बार फ़ोन किया लेकिन मैंने उठाया ही नहीं, ना ही तुम्हें कॉल बैक किया। फिर भी तुम मुझसे नाराज़ नहीं हुई, बल्कि मेरे खास दिन में शामिल होने आई। कार्तिक गिल्ट के साथ बोला, लेकिन तुम मुझे कॉल कर क्यों रही थी? दिया और विक्की भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। मीरा ने कहा, मैंने तुम्हें अपने एक पेशेंट के बारे में बताया था। वह कल रात मेंटल असाइलम से भाग गई थी। किसी तरह उसे समझाकर अपने घर लेकर आई हूँ। समझ में नहीं आ रहा था कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। सोचा तुम्हें फ़ोन करती हूँ, लेकिन अब सब ठीक है। दिया पूछी, क्या तुम उसे घर लेकर आई हो? कहीं हॉस्पिटल वाले तुम पर मानहानि का केस न कर दे। कार्तिक बोला, मीरा मुझे पूरा विश्वास है तुमने सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। चिंता मत करो, मैं हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात करता हूँ। मीरा बोली, थैंक यू कार्तिक, मैं बहुत पहले ही उसे घर लाना चाहती थी, लेकिन अथॉरिटी मुझे परमिशन नहीं दे रही थी। वह बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी उसे मेंटल असाइलम में रखने का क्या मतलब है, समझ में नहीं आया। मेरी गैर हाजिरी में मालूम नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश किया गया, लेकिन वो बहुत ही हिम्मत वाली है। उसे तोड़ना आसान नहीं था और मैं सच जानकर भी कुछ न कर सकी। कार्तिक, तुम बात करो उनसे। मैं उसे दोबारा असाइलम नहीं भेज सकती हूँ, वरना वो खुद की ही जान ले लेगी। समझ में नहीं आता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। जब भी उसे देखती हूँ तो उसकी आंखों में उसकी उदासी, पीड़ा, दर्द मुझे साफ दिखाई देता है, लेकिन पूछ नहीं सकती हूँ। कार्तिक ने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझसे जो भी होगा मैं करूँगा। सभी फंक्शन में एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे, बिजी हो गए थे। तभी कार्तिक वहां से निकल अपनी गाड़ी में बैठ रास्ते पर दोहराते हुए मुंबई बीच पर आ गया। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। वह समुद्र किनारे बैठकर शराब पीने लगा। कुछ याद करने से उसकी आंखें भर जाती थी, जैसे वह भी अपने दिल की तन्हाई से लड़ रहा हो। सभी से दूर वह खुद को ढूंढ रहा हो। शराब की एक एक घूंट उसे अपने अतीत की याद दिलाती है। उधर पार्टी ओवर होने के बाद कल्याणी जी अपने बेटे कार्तिक को ढूंढती है। विनोद जी बोले, पूरा पार्टी में देख लिया, कहीं नहीं है तुम्हारा लाडला, फोन भी नहीं उठा रहा है, हमेशा का उसका है, ऐसे ही लोगों से दूर भागता है और शर्मिंदगी हमें महसूस होती है। छाया बोली, मॉम, भाई की कार भी बाहर नहीं है, लगता है वो अपनी कार लेकर गए हैं। तभी कल्याणी जी मीरा की ओर नजर करते हुए पूछी, तुम कहाँ थी मीरा? तुम्हें कार्तिक के साथ रहना चाहिए था, ऐसे उसे अकेला छोड़ कैसे सकती हो? तुम्हें मालूम है ना उसकी हालत के बारे में? तुम दोनों की शादी होने वाली है, लेकिन तुमसे भी क्या कहूँ, मालूम नहीं वह लड़का कब सुधरेगा। विक्की सिचुएशन को संभालते हुए बोला, आंटी अंकल आप सभी घर जाइए, मैं कार्तिक को लेकर आता हूँ। दिया और विक्की साथ में कार्तिक को ढूंढने निकलते हैं। दिया पूछे, विक्की तुम्हें कुछ आइडिया है वह कहाँ होगा? पता नहीं कब तक वो अपने अतीत से ऐसे ही लड़ते रहेगा। विक्की बोला, मुझे मालूम है कि वह कहाँ गया होगा। दोनों मुंबई बीच की जाने वाले रास्ते की ओर गाड़ी मोड़ते हैं। कार्तिक अब तक शराब पी रहा था, वह काफी नशे में जा चुका था। दोनों उसे वहां देखकर राहत की सांस लेते हैं। दिया ने कहा, कार्तिक तुम यहाँ हो और वह पूरा परिवार परेशान हो रहा है, फोन भी नहीं उठा रहे हो,
क्या हालत बना रखे हो अपनी। कार्तिक ने कहा, यहाँ सुकून है दिया, वहाँ तो इतनी शोर होती है कि अपने ही दिल की आवाज़ सुनने में तकलीफ होती है। अवार्ड, इवेंट, फंक्शन सब कुछ झूठ है उस बिन यार के। वह नहीं तो पूरी कायनात खाली है। वह तो मॉम और डैड की वजह से मुझे इन सब का हिस्सा बनना पड़ता है, नहीं तो मेरी दुनिया तो कोई और है जिसकी यादें मुझे थोड़ी सुकून देती है। विकी ने कहा, देख यार, ऐसे अपनी लाइफ बर्बाद करने का हक तुझे नहीं है। खुद को इन सब से बाहर निकाल। जिसके लिए खुद को बर्बाद कर रहा है वो अब आगे बढ़ चुकी है, अपनी लाइफ में खुश है। जो हुआ किस्मत था, तेरे हाथ में कुछ नहीं था। कार्तिक फीकी मुस्कान के साथ बोला, किस्मत कौन लिखता है विक्की? एड्रेस तो दे, पूछूंगा लिखने वालों से। क्या उसने भी अपनी किस्मत में ऐसे ही तरफ दर्द, तन्हाई और अपने यार से बिछड़ने का गम लिखा है? क्या करूं यार, मैं कितनी भी कोशिश कर लेता हूं उन यादों से पीछा छुड़ाने की, लेकिन कमबख्त वो यादें मुझे और जकड़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे आसपास ही है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। बस करो कार्तिक, अपने झूठे ख्यालों से बाहर निकलो। एक बार मीरा के बारे में भी तो सोचो। बहुत अच्छी है यार, बहुत प्यार करती है तुझसे। दिया ने उसे समझाने की कोशिश की। हाँ, यह तो सच है कि मीरा बहुत अच्छी है, लेकिन दिया, मोहब्बत अच्छे और बुरे का मोहताज नहीं होता है। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, जो अपने यार का ना होते हुए भी अपने यार से बेहिसाब प्यार करे। मैं तो मीरा के साथ भी लॉयल नहीं हूँ। मैं तो कभी उसे प्यार कर ही नहीं सकता हूँ। मेरी मोहब्बत सिर्फ एक है और मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ। कार्तिक नशे में धुत हो गया था। बोलते बोलते वो बेहोश होने लगा। दिया और विक्की उसे संभालते हैं और गाड़ी में बैठाते हैं। दूर खड़ी मीरा ये सारी बातें सुन चुकी थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। वो खुद से बोली, कोई किसी से पागलों जैसी मोहब्बत कैसे कर सकता है? कौन है वो लड़की? मुझे तो अब उससे जलन होने लगी है। दिया और विक्की कार्तिक की हालत देखकर दुखी हो रहे थे। दिया ने कहा, कार्तिक की हालत देखी नहीं जाती है विक्की, हमें उसे सच बता देना चाहिए, शायद इससे उसकी तकलीफें थोड़ी कम हो जाए। विक्की बोला, यदि हमारे सच बताने से हालत सुधर जाती तो मैं उसे बहुत पहले ही बता चुका होता, लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं है दिया, और भी वो खुद को तकलीफ ही देगा। हमारा चुप रहना ही ठीक है। मीरा घर वापस आती है। उसका भी कार्तिक की बातों से मन भर आया था। पूनम जी उसे देखते ही पूछती है, कैसा रहा आज का इवेंट? मैंने भी टीवी पर देखा, बहुत गर्व फील हो रहा था बेटा कार्तिक को देखकर। हम बहुत भाग्यशाली है जो कार्तिक जैसा हमें दामाद मिलने वाला है। मीरा खामोश थी। वह अपनी मॉम की इन बातों का कोई जवाब नहीं देती है। वह पूछती है, पूर्णिमा कहाँ है मॉम? वह तो पूरा दिन अपने कमरे में रही बेटा, कमरे से बाहर ही नहीं निकली, खाना भी नहीं खाया। बहुत कहा लेकिन बाहर नहीं आई, सो चुकी है। तुम भी सो जाओ बेटा, कल हॉस्पिटल भी तो जाना है। मीरा अपने कमरे में सोने चली जाती है। कार्तिक को ऐसे नशे में देख विनोद जी गुस्से से लाल हो रहे थे। अपने बेटे की हालत पर कल्याणी जी को भी बहुत दुख हो रहा था। वह बोली, सोचा था कि मीरा का कार्तिक के लाइफ में आने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। कार्तिक की दादी बोली, जितनी जल्दी हो दोनों की शादी हो जाए तो ही अच्छा है। मीरा घर में रहेगी तो कार्तिक का ख्याल रख लेगी। मीरा अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन आंखों से नींद गायब थी। सोते सोते उसे वह दिन याद आ गया जब उसके हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया हुआ था। वह नई नई हॉस्पिटल ज्वाइन की थी। अपनी पढ़ाई भले उसने यूके में किया हो, लेकिन एक नेक डॉक्टर बनकर अपने देश के लोगों की सेवा करना चाहती थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पापा का एक अच्छा खासा सेटल बिजनेस था, लेकिन उसका डॉक्टर बनना सपना था। हुआ यूं कि उस दिन डॉक्टरों की हड़ताल थी। उसी वक्त उसके हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया। उस शहर के सबसे रिस्पेक्टेड और रिचेस्ट बिजनेसमैन का बेटा था, कार्तिक मेहरा। मीरा को याद आया कि वो एक्सीडेंट कितना भयानक था। सिर पर गहरी चोट थी। लगता है इमीडिएटली सर्जरी करनी होगी मैम, उसकी नर्स ने कहा। तो डॉक्टर खन्ना को फ़ोन करो, वो हमारे हॉस्पिटल के बेस्ट न्यूरो सर्जन है, मीरा बोली। लेकिन मैम वो आउट ऑफ स्टेशन है, नर्स ने कहा। मीरा जल्दी से उस पेशेंट के पास चली गई। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था।
उसकी हालत देखकर मीरा खुद घबरा गई थी। उसे तो अभी एक्सपीरियंस भी नहीं था। वह तो अभी प्रैक्टिस कर रही थी डॉक्टर खन्ना के अंडर। कार्तिक का पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचता है। विनोद मेहरा ने सभी को हिदायत देते हुए कहा, आपके हॉस्पिटल का जो भी बेस्ट डॉक्टर है उन्हें बुलाइए। मेरे बेटे की जान का सवाल है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। चाहे जितने भी पैसे लगे लगा लीजिए, पर बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर का अरेंजमेंट कीजिए, वरना मैं इस हॉस्पिटल को बंद करवा दूंगा। उनकी धमकियां सुनकर सभी स्टाफ्स डर गए थे, क्योंकि मिस्टर विनोद मेहरा के पावर के बारे में सभी वाकिफ थे और वह खुद हॉस्पिटैलिटी के हेड इंचार्ज रह चुके थे। अपने बच्चे की हालत देख कल्याणी जी और बाकी परिवार की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मीरा ने तुरंत डॉक्टर खन्ना को फोन लगाया और उन्हें सारी बातें बताई। वह बोली, सर मैं कैसे कहूँ, कॉम्प्लिकेटेड केस है, एक्सपीरियंस डॉक्टर चाहिए। आप जानते हैं कि हड़ताल की वजह से डॉक्टरों की शॉर्टेज है और मिस्टर मेहरा गुस्से में है। वो हॉस्पिटल के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। मिस्टर खन्ना बोले, काश मैं आ सकता मीरा, लेकिन तुम जानती हो कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। अगर मैं आना भी चाहूँ तब भी मुझे आने में 4 से 5 घंटे लग ही जाएंगे। मैं तुम्हें मिस्टर कपूर का फ़ोन नंबर देता हूँ, तुम उनसे बात करो और पेशेंट का जल्दी से बेसिक ट्रीटमेंट शुरू कर दो। मीरा जल्दी से मिस्टर कपूर को फ़ोन करती है और वह तुरंत हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वह भी जाने माने न्यूरो सर्जन थे। मिस्टर कपूर को देख मिस्टर मेहरा थोड़ा शांत हो जाते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। कपूर, मेरे बेटे को बचा ले यार, वरना तेरा दोस्त भी नहीं रहेगा। हाथ जोड़ते हुए मेहरा ने कहा, डोंट वरी यार, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और ऐसे तुम सब हिम्मत हार जाओगे तो काम कैसे चलेगा। भाभी जी को देख, उन्हें भी तो तुझे संभालना है। प्लीज मैं देखता हूँ। डॉक्टर कपूर के पहुंचने से पहले ही मीरा कार्तिक की ट्रीटमेंट शुरू कर चुकी थी। 6 घंटे का ऑपरेशन के बाद मिस्टर कपूर और मीरा बाहर आए। उन्हें देखकर कल्याणी जी पूछी, क्या हुआ भाई साहब, मेरा बेटा कैसा है, वो ठीक है ना। डॉक्टर कपूर ने कहा, शांत हो जाइए भाभी जी, वह बिल्कुल ठीक है, उसकी जान बच चुकी है। लेकिन लेकिन विनोद मेहरा ने पूछा, लेकिन क्या। वह डॉक्टर कपूर ने कहा, वह मिनिमली कॉन्शियस स्टेट में है। इसका मतलब है कि वो कोमा में है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो हमारी बातें सुन सकता है, लेकिन उसे होश आने में टाइम लग सकता है। 1 वीक, 2 दिन, 1 घंटा, 1 महीना या उससे भी ज़्यादा। सब अब उसके विल पावर पर डिपेंड करता है। हमें उम्मीद है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें उसकी देखभाल और इलाज में बहुत सावधानी बरतनी होगी। डॉक्टर कपूर ने मीरा से कहा, डॉक्टर मीरा, आप वाकई बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हैं। मेरे पहुंचने से पहले ही आपने जरूरी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, वरना कार्तिक को बचाना हमारे लिए भी आसान नहीं होता। आपको कार्तिक की सारी स्टेटस पता है। आप उनका ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ। अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे तुरंत कॉल कीजिएगा। मीरा ने कहा, थैंक यू सर। कल्याणी जी डॉक्टर मीरा से बोली, थैंक यू बेटा, आज तुमने मेरे बेटे को लौटा दिया, वरना हम सब बहुत डर गए थे। मीरा ने कहा, मैम मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा फर्ज बनता है अपने पेशेंट की सेवा करना, पूरी कोशिश करना जब तक उसकी जान न बच जाए, और मैंने वही किया है। मीरा का नेक दिल और उच्च ख्याल से कल्याणी जी काफ़ी प्रभावित हो गई थी। मीरा हमेशा कार्तिक का ख्याल रखती थी। कार्तिक का ख्याल रखते रखते मीरा को कब कार्तिक से प्यार हो गया उसे मालूम ही नहीं चला, और धीरे धीरे कल्याणी जी भी मीरा को पसंद करने लगी थी। अपने बेटे के प्रति मीरा की कमिटमेंट को देखकर वो काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी, और फिर मीरा उनके स्टेटस के बराबर भी थी, इसलिए मीरा को अपने बेटे कार्तिक के लिए उन्होंने चुन लिया। कार्तिक के बारे में सोचकर मीरा की आंखें नम हो जा रही थी, और फिर वह गहरी नींद में चली गई। कार्तिक की सुबह नींद खुली। कल के नशे से उसका सिर भारी लगता है। वह खुद से बोला, आई नीड कॉफ़ी। तभी उसकी माँ कल्याणी जी उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा, उठ गए। कार्तिक जानता था कि कल की वजह से उसकी मॉम को बहुत दुख पहुंचा होगा, इसलिए वो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है, सॉरी मॉम। कल्याणी जी हंसते हुए बोली, बेटा तुम हर रोज सेम गलती करते हो और फिर सॉरी कहकर अपनी सॉरी की वैल्यू गिरा देते हो। ना तुम कहने से थकते हो और ना ही हम सुनने से। खैर आप फ्रेश हो जाइए, डैड के साथ बहुत ही ज़रूरी मीटिंग में जाना है। विक्की और दिया आज की मीटिंग की सारी अरेंजमेंट कर चुके हैं। ऑलरेडी 10 o'clock बज चुका है और आप लेट हो रहे हो।
कल्याणी जी कहकर जाने लगती कि कार्तिक उन्हें पीछे से गले लगा लेता है। आई एम सॉरी मॉम, जानता हूँ कि आप बहुत हर्ट हो जाती है। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं होता है, बट कल्याणी जी उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, बहुत प्यार करते हैं सभी आपसे, और मैं भी। और यह बात आप जानते हैं, बड़े बेटे ने तो सारी उम्मीदें तोड़ दी, लेकिन आप इस घर की रीढ़ हैं, इस घर के फ्यूचर आपके हाथ में है, इसलिए आपकी चिंता होती है। लेकिन आप हो कि समझते नहीं हो, तकलीफ सिर्फ परिवार को ही नहीं, मीरा को भी होती है। तुम उसके बारे में क्यों नहीं सोचते कार्तिक? विवाह होनी है तुम दोनों की। कार्तिक ने कहा, आप जानती हैं कि मैं मीरा से विवाह सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, प्यार नहीं करता उससे। लेकिन यह बात आप समझने को रेडी नहीं हो मॉम। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाती है। कल्याणी जी बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझी। वह जानती थी कि कार्तिक बहुत ही गुस्से स्वभाव का है और जिद्दी भी। जो भी फैसला एक बार कर लेता है उससे पीछे नहीं हटता। मीरा अपने हॉस्पिटल पहुंचती है तो एक स्टाफ ने कहा, आपका ही इंतजार था मैम, सीनियर डॉक्टर की मीटिंग चल रही है, आपको भी बुलाया गया है। मीरा समझ रही थी कि उसे बुलाने के पीछे पूर्णिमा को लेकर सवाल जवाब करना था। सीनियर डॉक्टर की मीटिंग में उसका क्या काम? वह मीटिंग में गई जहां सभी उसी का वेट कर रहे थे। मीरा को देखकर सभी के चेहरे से गुस्सा झलक रहा था। वह भी केंद्र में बैठ गई। एक ने पूछा, डॉक्टर मीरा, आपको इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किए हुए 2 साल हो गए, लेकिन दुख की बात है कि आपको इस हॉस्पिटल का रूल एंड रेगुलेशन अब तक नहीं मालूम है। मीरा खामोश बैठी थी। हमारे हॉस्पिटल की पेशेंट जिसकी मेंटल सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है, आप बिना अथॉरिटी के परमिशन के उसे अपने घर में कैसे रख सकती हैं? इतनी इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हैं आप डॉक्टर मीरा? दूसरी डॉक्टर पूछी। अब मीरा खामोश नहीं बैठ सकती थी। वह बोली, पूर्णिमा नॉर्मल है मैम, और आप सब जानते हैं, फिर भी बिना मेडिकल जांच के उसे मेंटल असाइलम में रखा गया। क्या मैं जान सकती हूँ यह कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम डॉक्टरों की? एक नॉर्मल पेशेंट को मेंटल घोषित करना, और मैं पूर्णिमा की डॉक्टर हूँ, 2 सालों से उसकी जांच कर रही हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी पेशेंट ठीक है। मैंने उसे अपने घर में रखा ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूं और उसे पूरी तरह से ठीक कर सकूं। एक अन्य डॉक्टर ने कहा, लेकिन डॉक्टर मीरा, यह हॉस्पिटल के नियमों के विरुद्ध है। मीरा बोली, मुझे हॉस्पिटल के नियम और कानून मत सिखाइए मैम। मुझे अच्छी तरह से मालूम है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे यह राइट है अपने पेशेंट के बारे में सोचने की। सारे डॉक्टर एक दूसरे का फेस देखने लगे। मीरा ने कहा, यदि पूर्णिमा इस हॉस्पिटल के खिलाफ मीडिया के सामने अपना मुंह खोल दिया तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो पूर्णिमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दीजिए। सभी डॉक्टर बोले, हम अथॉरिटी को क्या जवाब देंगे? वह मुझ पर छोड़ दीजिए सर, अथॉरिटी को कैसे संभालना है मिस्टर कार्तिक मेहरा देख लेंगे। कार्तिक मेहरा का नाम सुन सभी चुप हो गए। हर साल उनके हॉस्पिटल को कार्तिक मेहरा बहुत बड़ा फंड देता था। ठीक है डॉक्टर मीरा, आप एक एग्रीमेंट पेपर देते हुए इसे साइन कर दीजिए, ताकि कल कुछ भी हो पूर्णिमा के साथ तो उसकी रिस्पॉन्सिबल यह हॉस्पिटल नहीं होगा। मीरा बोली, ठीक है, मैं पेपर साइन कर देती हूँ। वह बहुत खुश थी कि पूर्णिमा आज आज़ाद हो गई। पूर्णिमा सोकर उठी तो मीरा को ढूंढने लगी। आंटी मीरा कहाँ है? हमें उससे बात करनी है। पूर्णिमा ने पूछा, बेटा वह तो हॉस्पिटल गई है, बोलो क्या बात है? खैर अभी यह सारी बातें छोड़ो, पहले फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। कल रात भी तुमने कुछ नहीं खाया, भूख लग गई होगी ना? पूनम जी ने कहा। कार्तिक मीटिंग में पहुंचता है, जहां उसे देख दिया कहती है, तुम मीरा को सॉरी बोले। कार्तिक कहा, सॉरी किस बात का? कार्तिक जी, कल रात आप उसे पार्टी में छोड़कर चले गए थे तो उसे बहुत बुरा लगा था, और आंटी ने भी उसे बहुत कुछ सुनाया। एटलीस्ट उससे बात ही कर लेते। दिया बोली, वह कुछ कहती नहीं तो इसका यह मतलब नहीं कि उसे बुरा नहीं लगता है कार्तिक, लेकिन तुम्हें भी तो समझना चाहिए। कार्तिक ने कहा, ओके बाबा, मीटिंग ओवर होने के बाद मैं उससे बात करता हूँ। कहानी में आगे क्या होगा, कार्तिक, पूर्णिमा और मीरा की लाइफ किस ओर जाएगी, यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।